Yes student, our next topic is the strange case of Britain. इससे पहले हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली कंप्लीट किया। इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन में हमने बहुत सारे बार हुए जो हमने पढ़ा या देखा। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा गया। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेबल और रेवोल्यूशन। ये कोई सडन रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश एसल्स वर एथनिक वंस। इनमें अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे कि सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। सबके अपने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को ये फॉलो कर रहे थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर। लेकिन जैसे जैसे ये इंग्लिश नेशन जो ग्रो कर रहा था, एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो धीरे धीरे ये प्रॉस्परस होता रह जाता है। इसका इन्फ्लुएंस क्या था, दूसरे नेशन पर बढ़ता जा रहा था, पावरफुल होता जा रहा था। ये तो इसने क्या किया, it was able to extend its influence over the other nation of the island. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, इसने क्या किया, मोनार्क की पावर छीन ली और उसकी जगह अब क्या था, मोनार्क को इन इंग्लिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलना था। अब उनके पास पावर नहीं रही थी और इसके बाद अपने टेरिटोरियल और पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में सोचा, जिसके चलते इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन हुई, जिसके तो इसका रिजल्ट हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलके बन गए थे ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स, और वहाँ ज़्यादा इंग्लिश मेंबर डोमिनेट कर रहे थे वो। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। अब स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, लेकिन जो स्कॉटलैंड का कल्चर था, जो उनके ट्रेडिशन थे, उसको धीरे धीरे सप्रेस कर दिया गया। उनकी जो लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगे। कैथोलिक्स क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंडर्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब स्कॉटिश हाईलैंडर के लोग जो कैथोलिक क्लान्स के थे, जब भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे तो उन्हें टेरिबल रिप्रेस का सामना करना पड़ता था, उन्हें दबा दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंडर को अपनी लैंग्वेज जो गैलिक थी, नेशनल ड्रेस पहनने की परमिशन नहीं थी और बहुत सारे लोगों को अपना होमलैंड छोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम आयरलैंड का। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कंट्री डिवाइडेड थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में, जो क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स कह सकते हैं। जैसे कि इस्लाम में क्या होते हैं, शिया और सुन्नी होते हैं, दो तरह के, तो उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। इनमें नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले जो प्रोटेस्टेंट थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और इनको सपोर्ट करने वाला था ग्रेट ब्रिटेन। तुम कैथोलिक्स पर रूल करो और अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करो। 1798 में कैथोलिक्स ने रिवोल्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इस रिवोल्ट को लीड करने वाले थे वोल्फ टोने। आयरलैंड वाज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और उसको फोर्सली आयरलैंड को साथ मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब 1801 में जब उसको साथ मिला लिया, इंग्लिश कल्चर को अब वो धीरे धीरे क्या थे, इंग्लिश कल्चर को प्रोपगेट करने लगे। अ सेंस ऑफ, अब था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करनी थी, उसके लिए उन्होंने नए सिंबल्स बनाए। सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम। इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। और जो ओल्डर नेशन थे, they survived only as a subordinate partner in this union। अब वो जो ओल्डर नेशन थे जो उनको साथ मिलाए गए थे, वो सिर्फ एक पार्टनर की तरह ही रह गए थे। That's it। Yes students, our topic is visualizing the nation। इससे पहले हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि सारे नेशन कैसे बने, कैसे वो यूनिफाई हुए। अब आता है कि अब प्रॉब्लम ये थी कि नेशन को फेस कैसे दिया जाए।
कंट्री को इस तरह रिप्रेजेंट करना कि जैसे वह कोई एक पर्सन हो। 18th एंड 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन को पर्सोनिफाई किया। आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। अब पर्सोनिफाई क्या होता है? एडिटिंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन, उसमें एडिटिंग करना। इन 18th एंड 19th सेंचुरी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर को चूज़ किया गया एज अ सिंबल, जिसको एलोगोरी कहा जाता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता रियल में। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगोरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज लिबर्टी। जो लिबर्टी किसका सिंबल? रेड कैप, लिबर्टी का सिंबल रेड कैप, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी। ब्रोकन चेन, जस्टिस, वेइंग स्केल। अब फ्रांस की एलोगोरी क्या थी? मैरियान, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्राउन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। रेड कैप और ये ट्राई कलर कॉकेट। स्टैचू ऑफ मैरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। अब उसके क्या थे? चौराहों पर लगाए गए कि ताकि लोग उनको बार बार देखें, रिमाइंड करें उन चीज़ों को, नेशनल सिंबल को, एंड टू परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मैरियन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, और उनको कॉइन्स और स्टैम्प पे भी मार्क किया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह जर्मेनिया कहाँ की एलेगोरी? जर्मन नेशन की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब इसके क्राउन पे देखो ओक लीव्स, एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। और ये किस चीज़ का सिंबल है? हीरोइज्म यानी कि वीरता का।